नमस्कार दोस्तों, श्रीहान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 2 दिसंबर जून 2026 की एक इम्पॉर्टेंट खबर का एनालिसिस करेंगे। तृणमूल क्राइसिस, ममता वर्सेस रेबल्स। ये यूपीएससी, एसएससी और बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखिए और नोट्स बनाते जाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विश्लेषण सत्र में। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए एक बड़े भूचाल की, तृणमूल कांग्रेस में हुई ऐतिहासिक टूट की। द हिंदू अखबार में 4 जून 2026 को प्रकाशित इस खबर के अनुसार पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस इस समय गहरे आंतरिक संकट से गुजर रही है। पार्टी के 68 विधायकों ने बगावत कर ली है, जो यूपीएससी, एसएससी और राज्य पीएससी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। भारतीय राजनीति, दल बदल कानून, विधानसभा प्रक्रिया, इन सभी टॉपिक्स से यह खबर जुड़ी है। तो ध्यान से देखिए और नोट्स बनाइए। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या। पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के 68 विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया। इन 68 विधायकों ने ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता घोषित किया और दावा किया कि वे विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल हैं। अब यह महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋतव्रत बनर्जी और एक अन्य एमएलए संदीपन साहा को 2 जून 2026 को तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया था। तो एक निष्कासित नेता को विधानसभा में विपक्ष का नेता कैसे माना जाए? यही सबसे बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक सवाल है। ममता के वफादारों ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। दोस्तों, ये संकट अचानक नहीं आया। इसकी पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल में हुए चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को बहुत बड़ी और अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। इस चुनावी हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष उबलने लगा। कई वरिष्ठ नेता और एमएलए पार्टी नेतृत्व की कार्यशैली से नाराज थे। इस हार की समीक्षा करने के लिए और असंतोष को दबाने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने 4 जून को पश्चिम बंगाल में अपनी सभी पार्टी इकाइयों को भंग कर दिया। ये एक बड़ा कदम था। पार्टी ने कहा कि वह संगठन का पूरी तरह पुनर्गठन करेगी, लेकिन इस कदम से अफवाहें फैल गईं कि तृणमूल कांग्रेस खुद ही भंग हो गई है। इसे वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने साफ-साफ नकारा। दोस्तों, इस पूरे विवाद में कई प्रमुख नेताओं की भूमिका सामने आई है। वरिष्ठ तृणमूल एमएलए कुणाल घोष ने कहा कि एक निष्कासित नेता किसी राजनीतिक दल का प्रमुख नहीं हो सकता। उन्होंने ममता बनर्जी को मूल तृणमूल बताया और कहा कि वे ही पार्टी की जननी हैं। लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने बाकी विधायकों की तुलना बीजेपी से करते हुए कहा कि जो ममता दीदी के साथ हैं, वे भविष्य में भी उनके साथ रहेंगे। राज्यसभा सांसद डोला सेन ने कालीघाट में ममता की बैठक में जाते हुए कहा कि तृणमूल माने ममता बनर्जी और जनता। वहीं कामारहाटी के एमएलए मदन मित्रा ने भी कहा कि पार्टी में केवल एक ही नेता है और वह है ममता बनर्जी। दूसरी तरफ ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी ने निष्कासित कर दिया। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से इस खबर के महत्वपूर्ण आंकड़ों और तारीखों को ध्यान से नोट करें। 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल को करारी हार मिली। इसके बाद 2 जून 2026 को ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी ने निष्कासित किया। 3 जून को 58 तृणमूल विधायकों ने ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता घोषित कर दिया और खुद को मुख्य विपक्षी दल बताया। 4 जून 2026 को पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सभी इकाइयां भंग कर दी। यह 58 का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दल बदल कानून के अंतर्गत यह देखना होगा कि यह संख्या कुल तृणमूल विधायकों के 2/3 से अधिक है या नहीं। यही संख्या तय करेगी कि ये विधायक अयोग्यता से बचेंगे या नहीं। दोस्तों, ये खबर यूपीएससी और राज्य पीएससी की दृष्टि से इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून से सीधे जुड़ी है। ये कानून 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसके अनुसार यदि किसी दल के विधायक पार्टी की इच्छा के विरुद्ध मतदान करते हैं या पार्टी छोड़ते हैं, तो उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है। लेकिन 91वें संशोधन 2003 के बाद से विभाजन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया।
अब केवल विलय मान्य है जिसके लिए मूल दल के कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति जरूरी है। यहाँ सबसे जटिल प्रश्न ये है कि क्या एक निष्कासित सदस्य विपक्ष का नेता बन सकता है। किहोतो होलोहान बनाम जचिलहू 1992 वाद में सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं अनुसूची को वैध माना था। दोस्तों, विपक्ष के नेता यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में इससे जुड़े प्रश्न अक्सर आते हैं। भारत में विपक्ष के नेता का पद संविधान में सीधे परिभाषित नहीं है। ये एक वैधानिक पद है जो वेतन और भत्ते विपक्ष नेता अधिनियम 1977 द्वारा स्थापित हुआ। परंपरागत रूप से लोकसभा या विधानसभा में जिस विपक्षी दल के सबसे अधिक सदस्य हों, उस दल के नेता को विपक्ष का नेता माना जाता है। अध्यक्ष यानी स्पीकर इस पद को मान्यता देता है। अब यहाँ सवाल यह है कि यदि कोई सदस्य अपनी मूल पार्टी से निष्कासित हो, तो उसे नई पार्टी या गुट का नेता मानकर विपक्ष के नेता की मान्यता दी जा सकती है या नहीं। ये विधानसभा अध्यक्ष के विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा। दोस्तों, 4 जून 2026 को तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में अपनी सभी पार्टी इकाइयां भंग कर दी। इसमें सभी मोर्चा संगठन भी शामिल थे। पार्टी ने आधिकारिक बयान में कहा कि वह हर स्तर पर आत्मनिरीक्षण, प्रदर्शन समीक्षा और संगठनात्मक मूल्यांकन का व्यापक अभ्यास करेगी। इस अभ्यास के निष्कर्षों के आधार पर संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा। लेकिन इस घोषणा के बाद राज्य में यह अफवाह फैल गई कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी खुद भंग हो गई है। वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने इसे स्पष्ट रूप से नकारते हुए कहा कि केवल पार्टी की विभिन्न समितियां भंग की गई हैं, पार्टी खुद नहीं। ये अंतर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों के पंजीकरण और भंग होने की प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत होती है। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से तृणमूल कांग्रेस के बारे में बुनियादी जानकारी होना जरूरी है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी AITC की स्थापना 1 जनवरी 1978 को ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर की थी। यह पार्टी पश्चिम बंगाल की राजनीति में प्रमुख शक्ति रही है। तृणमूल ने 2011 में 34 साल की वाम मोर्चा सरकार को हराकर सत्ता हासिल की थी। ये एक ऐतिहासिक घटना थी। इसके बाद 2016 और 2021 में भी तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीते। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा, जिसने पार्टी के भीतर असंतोष को जन्म दिया और अंततः 78 विधायकों की बगावत हुई। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। इसकी राजधानी कोलकाता है, जो पूर्वी भारत का सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 244 सीटें हैं। बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। राज्य का सीमावर्ती देशों से संबंध भी महत्वपूर्ण है। ये बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की सीमा से लगता है। बंगाली यहाँ की आधिकारिक भाषा है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख। जब पार्टी बहुमत खोती है या विभाजित होती है तो राज्यपाल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यही इस खबर को संवैधानिक दृष्टि से और अधिक प्रासंगिक बनाता है। दोस्तों, भारतीय राजनीतिक इतिहास में पार्टी विभाजन कोई नई घटना नहीं है। 1959 में कांग्रेस 2 भागों में बंट गई। इंदिरा गांधी की कांग्रेस Y और सिंडिकेट की कांग्रेस O। 1969 में जनता पार्टी की सरकार आंतरिक विवादों से ढह गई। 2017 में समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बीच टकराव हुआ। 2022 में शिवसेना टूटी, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच। 2023 में NCP विभाजित हुई, शरद पवार और अजीत पवार के बीच। इन सभी मामलों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर निर्णय दिया। शिवसेना और NCP के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आए। तृणमूल का यह विभाजन भी इसी कड़ी में है और UPSC के लिए कंपैरेटिव पॉलिटी का उत्कृष्ट उदाहरण है। दोस्तों, जब किसी पार्टी में विभाजन होता है तो भारत का निर्वाचन आयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को चुनावों की अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार देता है। इसी के तहत चुनाव चिन्ह आदेश 1968 बनाया गया, जो पार्टी विवादों में बहुत महत्वपूर्ण है।
जब पार्टी में विभाजन होता है तो ईसीआई पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर देता है और दोनों गुटों की सुनवाई करता है। आयोग यह देखता है कि बहुमत किस गुट के पास है, विधायिका में और संगठन में। 2022 में शिवसेना और 2023 में एनसीपी के मामले में ईसीआई ने विस्तृत सुनवाई के बाद फैसला दिया। तृणमूल के इस विवाद में भी यदि मामला आगे बढ़ा तो ईसीआई की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। दोस्तों, यूपीएससी मेंस परीक्षा के जीएस पेपर आई के नजरिए से इस खबर का विश्लेषण करें। ये खबर भारतीय राजनीति एवं शासन खंड से सीधे जुड़ी है। दल बदल विरोधी कानून की प्रासंगिकता, राजनीतिक दलों की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, संघीय ढांचे में राज्य स्तरीय राजनीति की गतिशीलता, ये सभी यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हैं। जीएस पेपर आईवी यानी नैतिकता के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या एक निर्वाचित प्रतिनिधि को अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम करना चाहिए या पार्टी व्हिप का पालन करना चाहिए। इसके अलावा निबंध पेपर में भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का संकट जैसा विषय भी बन सकता है। प्रीलिम्स में तारीखें, आंकड़े और संवैधानिक अनुच्छेद से प्रश्न आ सकते हैं। दोस्तों, परीक्षा में सीधे पूछे जाने वाले तथ्यों को एक जगह नोट कर लें। 12वां संविधान संशोधन 1950, इसने 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून जोड़ा। 51वां संविधान संशोधन 2003, इसने पार्टी विभाजन के प्रावधान को समाप्त किया। अब केवल विलय मान्य है जिसके लिए 2/3 सदस्यों की जरूरत होती है। 10वीं अनुसूची, इसमें सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधान हैं और निर्णय अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को संवैधानिक अधिकार देता है। चुनाव चिन्ह आदेश 1968, पार्टी विवादों में ईसीआई का आधार। किहोतो हॉलोहान बनाम जचिल्हू 1992, सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं अनुसूची को वैध माना। विपक्ष के नेता अधिनियम 1977, यह पद वैधानिक है, संवैधानिक नहीं। ये सभी बिंदु प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जरूरी हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन संभावित परीक्षा प्रश्नों की जो इस खबर के आधार पर बन सकते हैं। पहला, 10वीं अनुसूची के प्रावधानों की विवेचना करें और इसकी सीमाओं पर प्रकाश डालें। दूसरा, पार्टी चुनाव चिन्ह विवाद में निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है। तीसरा, विपक्ष के नेता का पद संवैधानिक है या वैधानिक, स्पष्ट करें। चौथा, 91 संविधान संशोधन 2003 का क्या महत्व है। पांचवा, शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस के विभाजन की तुलना करें। छठा, दल बदल विरोधी कानून के पक्ष और विपक्ष में तर्क दें। एसएससी और राज्य पीएससी के लिए वन लाइनर प्रश्न जैसे 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, ईसीआई का संवैधानिक आधार कौन सा अनुच्छेद है, विपक्ष के नेता अधिनियम कब बना, ये सभी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आइए आज की पूरी चर्चा का सारांश करते हैं। मई 2026 की चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में बड़ा विभाजन हुआ और 58 विधायकों ने बगावत कर ली। निष्कासित नेता ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष के नेता के रूप में घोषित किया गया, जिसे ममता के वफादारों ने अस्वीकार किया। पार्टी ने सभी इकाइयां भंग की, लेकिन पार्टी स्वयं भंग नहीं हुई। संवैधानिक दृष्टि से 10वीं अनुसूची, 92वां और 91वां संविधान संशोधन, ईसीआई की भूमिका और विपक्ष के नेता की वैधानिक स्थिति, ये सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ये खबर भारतीय राजनीति में पार्टी विभाजन के ऐतिहासिक पैटर्न को भी दोहराती है। यूपीएससी, जीएस-डू, एसएससी और राज्य पीएससी के उम्मीदवारों को इन सभी बिंदुओं को अपने नोट्स में जरूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों, आज हमने तृणमूल कांग्रेस के आंतरिक संकट का गहन विश्लेषण किया। ये खबर न केवल करंट अफेयर्स के लिए बल्कि भारतीय राजव्यवस्था के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने के लिए भी उत्तम उदाहरण है। याद रखें, यूपीएससी और एसएससी में सफलता के लिए करंट अफेयर्स को स्टैटिक सिलेबस से जोड़कर पढ़ना बेहद जरूरी है। जैसा आज हमने किया, एक खबर से दल बदल कानून, ईसीआई, विपक्ष के नेता की स्थिति और राज्य की राजनीति सब एक साथ समझा। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के रोजाना के विश्लेषण आप तक पहुंचते रहें। कड़ी मेहनत करते रहें, लक्ष्य पर ध्यान रखें, सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद। तो दोस्तों, यही था आज का करंट अफेयर्स एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो,
चैनल सब्सक्राइब करो डेली करंट अफेयर्स के लिए और अपने एग्जाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। कल फिर मिलेंगे नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। पढ़ते रहो।